गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्या लर्निंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी पेडागॉजी से संबंधित मैंने लगभग सुप्रभात सभी को। बच्चों, हिंदी पेडागॉजी से संबंधित लगभग 30 नियम मैंने बताया था आप लोगों को, और जो पिछले वर्ष के पेपर थे उस पेपर को लेकर के मैंने उठाया था, लगभग 15 प्रश्नों को हल किया था। वो जो 30 नियम बताए गए उसके आधार पे हम लोगों ने उसका प्रयोग करके देखा और बहुत हद तक हम उसके समस्याओं को या फिर कह लीजिए कि उसके सही विकल्प तक पहुंचने का प्रयास भी किए उसके आधार से, और बहुत आसानी से उस 30 नियमों के आधार पर ही हम उसके निष्कर्ष निकाल ले रहे थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिसके आधार पे कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रश्न देना होगा, प्रश्न का उत्तर देना होगा कह लीजिए, जो अलग तरीके का प्रश्न बनता है। उसमें से 3 वैरायटीज़ बनती हैं। एक होता है शिक्षक के स्तर पे आकर के कहीं ना कहीं उन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है और आपको भी उस प्रश्न को हल करते समय शिक्षक बन कर के ही रिप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा जो वैरायटीज़ होती है वो उसको कहीं ना कहीं छात्र के रूप में वो प्रश्न पूछता है, और तीसरी जो वैरायटी होती है वो ये होती है कि छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। यहाँ से 3 कैटेगरी के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उस प्रश्नों को ये पहले ध्यान देना होगा कि कौन से प्रश्न शिक्षक के लिए पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न छात्र के लिए बनाए गए हैं और कौन से प्रश्न शिक्षक और छात्र दोनों के लिए बनाए गए हैं। तो उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम लाया हूं जिसके आधार पे आप छांट सकते हैं और उसके आधार पे सही विकल्प का चुनाव भी कर सकते हैं। जिसमें पहला है आप लोगों का शिक्षक। पहले शिक्षक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आधार पे मैं बताऊँगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले आपको ये समझना होगा कि जब शिक्षक के लिए प्रश्न बनाया जाता है, क्योंकि जो भी पेपर बनाता है वो ये मान के चलता है कि आप कहीं ना कहीं एक शिक्षक हैं, ठीक है, और वो शिक्षक जान करके ही प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपके अंदर कौन से गुण हैं जिसके आधार पे कहीं ना कहीं एक सामान्य टीचर या सामान्य व्यक्ति और एक टीचर में अंतर करता है। ठीक है, तो पहला वो गुण है मित्रता का। देखिए, जो सामान्य जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में मित्रता का भाव उतना नहीं रख पाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप देखे होंगे कि जो टीचर होते हैं वो चाहे जो उनके पास डिग्री हो या एजुकेशन हो, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो पीएचडी किए रहते हैं, एमएड किए रहते हैं, बीएड के रहते हैं, बीटीसी, जो भी उनकी डाइट की डिग्री है या फिर कह लीजिए डाइट वो एजुकेशन के क्षेत्र में वो जो भी चीज़ें ग्रहण करके आए हैं उनका इम्प्लीकेशन कह लीजिए यहाँ पर उसका कोई मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता है। आपके पास विषय की भी बहुत ज़्यादा अगर जानकारी नहीं है, लेकिन आप बच्चे के कहीं ना कहीं मानसिक स्तर को, मनोवैज्ञानिक स्तर को, उसके आयु को, कक्षा वर्ग को अगर ध्यान में रख करके शिक्षक उसको अधिगम करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वहाँ सबसे ज़्यादा सीखेगा। अगर मैं कहूँ आपके पास सारी डिग्रियां हैं लेकिन आप उस स्तर पे पहुँच करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ बहुत सारी जो आपके पीएचडी की या फिर आप जो नेट हैं, आप जो एमएड किए हुए हैं, इन सब की जो विषय की जो बहुत ज़्यादा जानकारी है वो छोटे बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है। वो आपको हायर एजुकेशन में या फिर कह लीजिए कि उच्च कक्षाओं में बेनिफिट होता है या फिर अच्छी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चों के लिए, जो कि आपको उनके स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा, उनके कक्षा वर्ग के अनुसार पढ़ाना पड़ेगा, उनके मनोवैज्ञानिक मनोस्थिति के अनुसार आपको कहीं ना कहीं पढ़ाना और सिखाना पड़ेगा, उनको उनके कौशल का विकास करना पड़ेगा, तभी वो अधिक से अधिक सीख सकते हैं। और टीचर जब उनके साथ मित्रता का भाव रखता है, कहीं ना कहीं वो बच्चे को अपने मित्रवत जैसा व्यवहार करता है, तभी बच्चों को वो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो बच्चा होता है टीचर्स को एक आइडियल मानता है,
वो आइडियल के रूप में उसको फॉलो करता है और उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं क्रियाएं कलाप वो करना प्रारंभ करता है। नहीं तो अन्यथा अगर आप मित्रता जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो आप एक सामान्य से व्यक्ति हैं और बच्चों को सही ढंग से सिखा नहीं सकते हैं। तब क्योंकि बच्चे को आपको उनके आयु के अनुसार सिखाना पड़ेगा, उनके आयु के अनुसार कहीं ना कहीं आपको अधिगम कराना पड़ेगा, आपको उनके कक्षा के अनुरूप उनका व्यवहार कराना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। उनके लेवल के जो स्तर की बात कर रहे हैं उनके लेवल पे आकर के उनको सिखाना पड़ेगा, तभी अधिक से अधिक वो सीख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है सहयोग। सहयोग जिसको हम लोग सपोर्ट भी बोलते हैं। देखिए, टीचर्स को सहयोगी भी होना पड़ेगा या होना होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा में लेट आते हैं, या फिर कह लीजिए कि वो बिना कक्षा में जो लेट आ रहे हैं वो क्या वजह है, पहले हमको ये जानना पड़ेगा, टीचर को समझना पड़ेगा कि बच्चा आखिर क्यों नियमित रूप से लेट आ रहा है, तो और क्यों बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आखिर वो होमवर्क क्यों नहीं करके ला रहा है, वो किताबें क्यों नहीं लेके आ रहा है। बहुत सारे उनकी जो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि उनके सामने ऐसी समस्याएं तो नहीं होती हैं टीचर के लिए, कह लीजिए कि जो चुनौतियां होती हैं उन चुनौतियों को वो दूर करने का प्रयास करता है, और तभी वो दूर कर सकता है जब उसके लिए टीचर उसका बच्चे का सहयोग करेगा। समय समय पर वो उन कारणों को जानने का पता करेगा, या फिर कह लीजिए पता करने का प्रयास करेगा कि आखिर बच्चा जो है वो क्लास में क्यों लेट आ रहा है, बच्चा क्यों पढ़ने में रुचि नहीं पैदा कर पा रहा है या क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, आखिर क्या उसके सामने ऐसी चुनौतियां आ रही है जो सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो जब हम उनको कारणों को पता लगाते हैं, जब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग करते हैं। और सहयोग करने के लिए ये नहीं होता है कि हम बच्चे को क्या कर दें, बच्चे को सारी चीज़ें हम ही पढ़ के सुना दें, या फिर हम कह दें बच्चों से ही कि बच्चों इसकी हेल्प करो। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उसको क्या करें, बच्चों को ही सहभागिता लेकर के उसको सिखाने की बात करें। जैसे अगर बच्चे को कोई चीज़ें लिखने नहीं आ रही है या कोई चीज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, तो बच्चे की हम उसमें मदद करें, हम स्वयं पढ़ करके वो सारी चीज़ें बता न दें, या दूसरे बच्चों से पढ़वा करके उसको सुनवाएं नहीं। हमें बच्चों को उसमें क्या करना पड़ेगा, सम्मिलित करना पड़ेगा, सहयोग करके कहीं ना कहीं उसको मदद करना पड़ेगा, तभी बच्चा वो ज़्यादा सीख सकता है। हमें बच्चों की सहभागिता लेनी पड़ेगी, सहभागिता लेकर के उन चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा, तभी बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। और जो शिक्षक का रोल होता है वो बच्चे का सहयोग, सपोर्ट करने की बात है कि सपोर्ट करे बच्चे को सीखने के लिए, अधिगम प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है सहायता, इसको हम हेल्प बोलते हैं। देखिए, सहयोग और सहायता में अंतर होता है। सहायता होता है जब भी बच्चा कहीं ना कहीं कक्ष में आता है और उसके कोई भी एक कह लीजिए समस्या है, जैसे पेट में दर्द है, तो वो कहीं ना कहीं जब आपके सम्मुख वो आकर के समस्या को रखता है कि सर मेरे पेट में दर्द है, तो आप ये कह के मत टाल दीजिए कि तुम तो मेरे क्लास के हो ही नहीं, या फिर मैं तुम्हारे क्लास टीचर हूँ नहीं, तो तुम्हारी समस्या का कैसे समाधान कर दूँ। या बच्चा कह लीजिए, कोई बच्चा उसको बैठने के लिए मार रहा है, कोई बच्चा उसकी किताब ही छीन ले रहा है, या फिर कह लीजिए कि कोई बच्चा उसका टिफ़िन ही खा जा रहा है या पानी लेकर के पी जा रहा है, उसको मार रहा है, सता रहा है, तो आप ये कह करके नहीं टाल सकते हैं कि तुम मेरे क्लास के नहीं हो, तो मैं तुम्हारा क्लास टीचर नहीं हूँ, या मैं प्रिंसिपल से जा कर के शिकायत करो। ये चीज़ें आपको नहीं कहनी पड़ेगी, बल्कि आप क्या करेंगे, आप अपने लेवल पे जो उसके लिए कर सकते हैं आप उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तभी बच्चा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा आपसे सहायता की उम्मीद रखता है। आप ये कह के टाल नहीं सकते हैं कि तुम मेरे क्लास के नहीं हो या मैं तुम्हारा क्लास टीचर नहीं हो। आपको अगर अपने स्तर से जो चीज़ें बन पाती हैं आप उसको करने का प्रयास करेंगे, सहायता करेंगे। नहीं बन पाता है तो कहीं ना कहीं आप उसके क्लास टीचर से जा कर के बात करेंगे कि आप किस हद तक उसको कहीं ना कहीं उस समस्या से निदान प्राप्त करवा सकते हैं। नहीं तो फिर आप जाकर के अपने स्तर पर जाकर के बात करेंगे प्रिंसिपल महोदय से कि उस समस्या का समाधान हो सके। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सदैव शिक्षक के रूप में आपको हेल्प करना पड़ेगा ना।
तो या फिर कह लीजिए सहायता करनी पड़ेगा। तो सहयोग और सहायता में कहीं ना कहीं अंतर होता है। इसमें बच्चों की सहभागिता लेकर के क्या करना पड़ता है, उसका बच्चे का सहयोग करना पड़ता है। लेकिन सहायता में क्या होता है, सहायता में बच्चे को हमें ये कह के टाल नहीं देना होता है कि हम तुम्हारे क्लास टीचर नहीं हैं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में आप बच्चे का हेल्प करेंगे, सहयोग या कह लीजिए कि सहायता करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है सहानुभूति। टीचर को कहीं ना कहीं सहानुभूति भी दिखानी पड़ती है। ठीक है। देखिए सहानुभूति में जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे जगहों से आते हैं, या फिर कह लीजिए कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं या माताएं नहीं होती हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने नाना के यहाँ से पढ़ते हैं, अपने मौसी के यहाँ से पढ़ते हैं, या फिर अपने दूर रिश्तेदारों से कहीं पे आकर के वहाँ पे रह कर के शिक्षा दीक्षा अपना लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनके सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनको क्या करेंगे, आप उनके प्रति स्नेह प्रेम की भाव उत्पन्न करेंगे। जो बच्चा कभी आ रहा है तो आप क्या करिए, जो भी आप या फिर आपके सम्मुख आ रहा है, कोई भी चीज़ें रख रहा है, तो उसका आप पहले ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए, समझिए, फिर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करिए। आप कहीं ना कहीं आप उसका नाम लेकर के कक्षा में संबोधित करिए, तब बच्चा बड़ा प्रसन्न होगा। या फिर आप जा कर के उसके सर पे हाथ रखिए, या फिर आप शाबाशी दीजिए, फीडबैक उसको दीजिए, या फिर उसका नाम लेकर के पुकारिए। तो ऐसी क्रियाकलाप आप जब बच्चों के बीच में करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को ये अपनत्व की भावना आती है, या फिर कह लीजिए कि जो उसके सौतेली माता के द्वारा या फिर जो उसके वातावरण से वो बच्चा सताया जा रहा था, तो उसको लगता है कि टीचर्स के द्वारा हमारे प्रति कहीं ना कहीं सहानुभूति है ना। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं आपके प्रति रुचि लेता है, और सीखने में भी कहीं ना कहीं आप जो बातें कहते हैं, जो चीज़ें उसको निर्देश देते हैं, उसका सही ढंग से वो पालन करता है। अगर ऐसे चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, समाज से थोड़ा कुंठित हो जाता है। जब कुंठित होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग कर लेता है। तो इसीलिए जब आप एक टीचर होने के नाते जब कहीं ना कहीं आप उसके प्रति प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया और कहीं ना कहीं आप उसको मातृभाव देते हैं, या फिर कह लीजिए कि प्रेम की भावना से अगर उसको सिखाते हैं, बताते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होता है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, वहाँ पे सहानुभूति मिल रही है। ठीक है। तो एक टीचर होने के नाते आप कहीं ना कहीं सहानुभूति भी बच्चे के प्रति दिखाएंगे। ठीक। उसके बाद है पांचवा जो टीचर को होना चाहिए, वो होना चाहिए धैर्यता। देखिए टीचर को धैर्यवान भी होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं टीचर का आपकी कुछ गुणों के आधार पे, या फिर कह लीजिए कि आपके प्रेम स्नेही विचार के, या फिर आपके क्रोधी मिजाज को देखते हुए बच्चे क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं ना। जैसे बहुत सारे सब्जियों के नाम टीचर के रख दिए जाते हैं कि टीचर गोभी जैसा है, बैगन जैसा है, या फिर पत्ते गोभी जैसा है, भिंडी जैसा है, या फिर कह लीजिए जानवरों का नाम रख देते हैं। या बहुत सारे ऐसे फिल्म में जो प्रयोग होते हैं, डायलॉग जो प्रयोग होते हैं, या विलन के नाम होते हैं, हीरो के नाम होते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम कहीं ना कहीं टीचर के रखे जाते हैं। हम आप भी कहीं ना कहीं अपने समय में रखते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर्स को जब भी वो ऐसे नामों को सुनता है, या फिर किसी दूसरे टीचरों की सहायता से वो सुनता है, ऐसे अपने नामकरण का जब सुनता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा कि बच्चे हैं, क्योंकि हम भी अपने समय पे अपने टीचरों के नाम रखा करते थे ना। या फिर आप भी जब रहे होंगे तो अपने टीचरों के कुछ अलग विभिन्न प्रकार के नाम रखते होंगे। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ऐसे खुले मिजाज के होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नामकरण रख देते हैं। तो टीचर्स को पेशेंस भी कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आपका नाम रख दिया कि सर जी तो हमारे हिटलर हैं, तो हिटलर आप नाम सुनते ही आप क्या हो गए, क्रोधित हो गए और बुला करके उसको कूट दिए या मार दिए। तो
तो टीचर्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर ये पेशेंस रखना पड़ेगा, ये धैर्य रखना पड़ेगा, तभी वो कहीं ना कहीं एक भाषा शिक्षक होने के नाते वो अच्छा बच्चों को सिखा सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब आप क्लास में भी क्रोधित हो जाते हैं तो दूसरे टीचरों से भी कहीं ना कहीं आपकी शिकायत करते हैं कि सर बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, हम लोगों को डांट देते हैं, अनावश्यक ही डांट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो टीचर आपसे जा कर के बातें करते बात को कहीं ना कहीं आपके सामने रखते हैं, तब भी आप बच्चों को बुला करके ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एक टीचर होने के नाते। आप अच्छा टीचर तभी हैं जब आपके अंदर क्या है, ये सारे गुण मिलते हैं। मित्रता का भाव आपके अंदर हो, सहयोग की भावना आपके अंदर हो, सहायता की भावना आपके अंदर हो, सहानुभूति की भावना आपके अंदर हो और धैर्यता भी आपके अंदर होगी, तभी आप एक अच्छे टीचर होंगे। आप तभी कहीं ना कहीं उन बच्चों को सही ढंग से एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप सही उनका भाषा का विकास और अधिगम करा सकते हैं। तीसरी जो बात आती है नेक्स्ट जो है RTE, राइट टू एजुकेशन 2010। ठीक है, ये देखिए राइट टू एजुकेशन जो हमारा लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया था। और लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके अब तो मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया है राइट टू एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को जो भी चीज़ें ये बताई गई है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कि टीचर्स को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों के प्रति व्यवहार करना चाहिए, तो इससे संबंधित भी अगर प्रश्न पूछता है शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, कैसे बच्चों को अगर तमाम प्रकार के वैरायटीज़ के या विविधताओं के बच्चे हैं तो आप किस प्रकार से बच्चों को सिखाएंगे, किस प्रकार से बच्चों को भाषा का अधिगम कराएंगे, तो कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन 2010 के अनुसार भी शिक्षक को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका है वो ये है कि NCF, नेशनल कैरिकुलम ऑफ का फ्रेमवर्क। ठीक है, और इसके अनुसार भी ये 2005 में लागू हुआ था, 2005 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो कैरिकुलम बनाया गया बच्चों को ध्यान में रखते हुए और टीचर्स का उसमें क्या योगदान है, बच्चे को कैसे अधिगम कराना है, बच्चे को किस प्रकार से हम बच्चे को साथ में ले करके अधिक से अधिक सहभागिता के द्वारा शिक्षक कैसे सिखा सकता है, उसको अधिगम करा सकता है, कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। आप देखेंगे पूरा कहीं ना कहीं जब मैं इसको बताऊंगा NCF का पूरा विस्तार पूर्वक, तो उसमें बताऊंगा कि जो आपके विविधताएं हैं बच्चों में, जो पूरी कैटेगरीज है उसको कहीं ना कहीं NCF जो 2005 है, जो दिव्यांग बालक हैं, जो समावेशी बालक हैं, या फिर जो हमारे पिछड़े बालक हैं, सामान्य बालक हैं, या जो विशिष्ट बालक जितने भी हैं, उसके बारे में किस प्रकार से बताया गया है कि कैसे हमको सहयोग करके उनको पढ़ाना है। तो इस प्रकार से भी जब यहाँ से प्रश्न आते हैं तो टीचर्स को क्या रोल है उसको कहीं ना कहीं उस हद तक सोच करके उसका समाधान करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट है आपका ये है कि आकलन और मूल्यांकन। देखिए बच्चे को जो चीज़ एक शिक्षक होने के नाते आप जब सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं सिखाने के साथ साथ आप देखे होंगे कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या क्या सीखा, जो हमने सिखाया वो सही ढंग से सीख पाए हैं कि नहीं, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं वातावरण में उसका कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर अपने व्यवहार में वो परिवर्तित किए हैं कि नहीं। हम जो सिखा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हम बीच बीच में आकलन भी करते हैं, हम डायरेक्ट मूल्यांकन पे नहीं पहुंच जाते हैं, पहले बीच बीच में कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि असेसमेंट भी किया जाता है बच्चों का। जैसे अगर हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्या उनका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो कक्षा में हैं, जो मैंने पढ़ाया वो उन्होंने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसका हम कहीं ना कहीं बीच बीच में आकलन भी करते हैं। प्रश्नों के माध्यम से क्या करते हैं, हम असेसमेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि पूरी जो शिक्षण पद्धति होती है वो कहीं ना कहीं एक सिलेबस जो होता है वो संपूर्ण होता है, चाहे आपका सेमेस्टर वाइज हो या वार्षिक हो। कहीं ना कहीं जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, यहाँ पे तो वार्षिक ही होगा क्योंकि बच्चों के लिए आप देखे होंगे 1 to 5 के बच्चे हैं तो साल भर में इनका कहीं ना कहीं मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चे जो जितना सीखा
सीखने के पश्चात उसका कहीं ना कहीं परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा के आधार पे हम क्या करते हैं, उनका अंकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपने साल भर में कितना बच्चे को सीखा गया, पहले उसने कितना सीखा था और लास्ट आते आते परीक्षा कराते कराते उसने कितना सीखा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टीचर जो भी सिखाता है उसका वो क्या करता है, मूल्यांकन भी करता है। तो कहीं ना कहीं इतने पॉइंट के अंतर्गत शिक्षक से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद आपका है कि छात्र के से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक व छात्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा, क्योंकि बहुत सारी एक ही चीज़ में अगर बता दूंगा तो आप लोगों को उतना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। छात्र और शिक्षक का नेक्स्ट आप लोगों को क्लास में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जितना बताया गया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।